Okay, so guys, let's discuss this question once again. ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था, बट अभी सुबह उठ के फिर देखा कि हाँ क्या क्या पढ़ाना है, तो आई रिकॉल्ड दिस क्वेश्चन. एंड उस दिन आई वाज बीइंग जस्ट सिली बिकॉज पता नहीं कहाँ फंस रहा था, एकदम इलॉजिकल चीज था. देखो, हम लोग एक बार अगर फर्स्ट क्लास में चले, हाँ, लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल. ये रहा. राइट, सो डिफरेंशियबिलिटी, हमने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि अबिलिटी टू डिफरेंशिएट, राइट. कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं, वो ही चीज हम डिफरेंशियबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं. जो आप लोगों ने फिजिक्स में देखा हुआ था बेसिक मैथ्स के अंदर, दैट वाज द डिफरेंशिएशन. मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपने सीखा था. अब यहाँ जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन से पहले हम देखते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है कि नहीं, तो वो हम डिफरेंशियबिलिटी में डील करते हैं, राइट. और उसका ये प्रॉपर फॉर्मूला है. और फिर हमने ग्राफ के थ्रू समझा था कि डिफरेंशियबिलिटी, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी ये हुई थी कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे आपका ग्राफ स्मूथ है या नहीं. अगर ग्राफ ने एक सडन चेंज ले लिया, एक सडन टर्न ले लिया, शार्प कॉर्नर हो गया वहां पे, तो वहां फिर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, राइट. दिस इज व्हाट वी लर्नड इन ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग. तो जैसे कि अपना एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कोई शार्प टर्न नहीं था, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस था, फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं था और कोई टर्न नहीं था. यहाँ पे भी फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं था, कोई टर्न नहीं था. यहाँ पे फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं था, लेकिन फंक्शन ने यहाँ जीरो पे शार्प टर्न लिया था. तो अगर आप जीरो पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. यहाँ पे तो फंक्शन में ब्रेक था ऑलरेडी, फंक्शन वाज नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल. एंड फाइनली ये एक और केस था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि फंक्शन में आपको जो ब्रेक दिख रहा है, दैट इज बिकॉज वो पॉइंट हमारे फंक्शन के डोमेन में नहीं आता. आपको देखना होता है कि डोमेन के अंदर कहीं पे ब्रेक तो नहीं है, ठीक है. फिर हमने इस एनिमेशन के थ्रू हमने ये लॉजिक समझा था कि अल्टीमेटली हमें उस पॉइंट पे क्या पता चलता है. जब हम किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, तो हमको टैंजेंट वाली लाइन का स्लोप पता चलता है, राइट. हमें टैंजेंट वाली लाइन का स्लोप पता चलता है. फिर हमने बात किया था डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट. फिर यहाँ मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू डू टू थिंग्स, एक डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट और दूसरा डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल. तो पॉइंट पे ही हम लोग लास्ट क्लास में रुक गए थे उस क्वेश्चन के कारण. तो अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट हो रहा होता है, फॉर्मूला में कहीं ना कहीं हमने लिमिट देखा था स्टार्टिंग में. तो अगर लिमिट आ गया तो एक राइट हैंड लिमिट होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगा. तो जब आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो तो उसको बोला जाता है यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव. उस एक्सप्रेशन का जब राइट से अगर आप लिमिट कैलकुलेट करो तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और उस एक्सप्रेशन का किसी पॉइंट पे लेफ्ट से लिमिट कैलकुलेट करें तो उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. एंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तब हम कहते हैं कि दे आर द लिमिट एग्जिस्ट. यस अनिमेश. सर यहाँ पे सॉरी एक सर यहाँ पे भी कहाँ गया सर, यहाँ पे भी प्लस है और सर इधर भी प्लस है. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा. ओके सर. चलिए, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. अब इसको अपने आज के लेक्चर के फाइल में शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, उस दिन जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे तो हमारा डिफरेंशियबिलिटी ही नहीं निकल रहा था, राइट. और जबकि मैंने आपको सॉल्यूशन भी डाला हुआ था, ये वाला सॉल्यूशन. तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज क्वेश्चंस कहीं से कॉपी पेस्ट करने थे. लेक्चर सुबह सुबह उठ के प्रिपेयर किया था, तो कहीं से क्वेश्चन उठा के डाल दिया. तो आई वाज ट्राइंग टू गेट दिस, ठीक है, आई वाज ट्राइंग टू गेट दिस, एंड उस टाइम पे माय माइंड डिड नॉट क्लिक. नाउ फिर मैंने आज सुबह भी ग्राफ चेक किया. सबसे पहले मैंने इसका ग्राफ चेक किया. लेट मी शो यू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. इनफैक्ट आपको भी ये चीज एक समझ में आ जाएगी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस होता है, यहाँ पे फिर हम ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, वो ग्राफिकली क्या होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. लेट मी टेक यू टू, तो क्या था फंक्शन. फंक्शन वाज
x लेस देन 1, पहला फंक्शन था हमारा टू एक्स प्लस थ्री और उसके बाद है 4x² माइनस 1। देखिए क्या होता है, पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल 2x प्लस 3 का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अगर आप 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा रहने वाला है, राइट। ये आपका इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, जितना भी जूम आउट करो जूम इन करो, ग्राफ में कोई ब्रेक वगैरह नहीं दिखेगा। नाउ लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये कहां से कहां तक देखना है, x लेस देन 1 तक देखना है, ठीक है। तो x लेस देन 1 तक करने से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि अब 1 पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, जैसे और जूम करूंगा ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा कि 1 से थोड़ा सा पहले, मतलब बहुत ज्यादा जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं दिया हुआ एक तरीके से, है ना। 1 पे फंक्शन 1 पे आप निकाल सकते थे, बट ग्राफ में वो चीज नहीं आएगी। फिर हमारा दूसरा फंक्शन था x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4x² माइनस 1। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो, अब ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ हो गया। तो अभी तो मैंने जूम आउट किया हुआ है तो आपको लग रहा है कि ये दोनों सेम है, बट जैसे थोड़ा सा जूम इन करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा जूम इन करेंगे, क्या दिख रहा है हमें 1 पे, क्या दिख रहा है आप लोगों को बताओ। x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे क्या दिख रहा है हमें, ऑब्जर्वेशन से क्या दिख रहा है। लेट मी नो योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। गैप है दोनों के बीच में। आर्यन ने बोला नॉट कंटिन्यूअस, अनिमेश ने बोला दोनों का आउटपुट सेम लग रहा है। अनिमेश नहीं, ये फंक्शन है आपका दूसरा, ये फंक्शन है आपका दूसरा, ये अपना 2x प्लस 3 हो गया, ये अपना 4x² माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये एक या एक से ज्यादा के लिए है और ये एक से कम के लिए। तो जो चीज आर्यन ने बोली है, या जो चीज दिव्यांशु ने बोला गैप, गैप होने का मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, राइट, जो आर्यन ने भी बोला हुआ है। So the function is not continuous at x is equal to 1. Why? Why is the function not continuous? Because what I can see is the left hand limit is not equal to the right hand limit. Yes or no students? जब आप फंक्शन को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे 1 की तरफ, तो आपका आउटपुट कहां जा रहा था, 5 जा रहा था। और जब आप फंक्शन को राइट से अप्रोच कर रहे थे तो आपका फंक्शन कहां जा रहा था, 3 पे जा रहा था। So basically हमें क्या दिखा, my left hand limit is 5 whereas my right hand limit is what, only 3. and when जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल नॉन कंटिन्यूअस हो, मैंने ये चीज क्लास में बताई हुई थी, लेट मी टेक यू बैक। हाँ, ये वाला चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। फॉर अ फंक्शन f, अगर वो डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बोलना गलत है, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन का हमने केस देखा था। तो बेसिकली दिस इज ट्रू। देखो ये इंप्लाइज का मतलब क्या है, ये इंप्लाइज का मतलब ये होगा, इंप्लाइज को आप हिंदी में पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएबल है तो इससे ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी होगा। नॉट इंप्लाइज का मतलब इससे ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी।
डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डेरिवेटिविटी, मतलब जब कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस नहीं होगा इसका ये नहीं कह सकते कि फिर वो डिफरेंशिएबल, अगर कंटिन्यूअस है तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा। सेकेंड इज नॉन डेरिवेटिबिलिटी डज नॉट इम्प्लाइज नॉन डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अगेन mod x, but if a function is discontinuous, if a function is discontinuous then definitely it will be non-derivative non-differentiable. ठीक है, so for this particular case the perfect answer will be कि जब आप इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करोगे, और लिमिट कैलकुलेट करना भी कोई इतना बड़ा टास्क तो अब आपके लिए है नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन की तरफ एक बार आ जाए तो यहाँ पे इफ आई कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू 1, तो अगर आप LHL कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिलेगा 2 into 1 plus 3, तो वो आ गया हमारा 5। और अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब आप 1 को आप राइट से अप्रोच करोगे, तो उसके लिए हमको कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा, हमको नीचे वाला फंक्शन उठाना पड़ेगा। सो 4 into 1 का स्क्वायर minus 1, so this became 3। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हो x is equal to 1 पे, फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा, that will be 4 into 1 का स्क्वायर minus 1। यस दिव्यांशु बोलिए। बोलिए दिव्यांशु। अनम्यूट किया तो सर बोल रहे हैं कि जैसे 2x plus 3 का यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रहा है। और जब हम लोग उसको डिफरेंशिएशन से चेक कर रहे थे तो 2 आ रहा था, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार चेक किए तो 2 आ रहा है, मतलब अगर दूसरे अप्रोच से किए तो मतलब उसका वैल्यू नहीं चेंज नहीं हो नहीं जाए। नहीं, वो जो 2 था वो तो कहीं ना कहीं आप फॉर्मूला लगा रहे थे डेरिवेटिव निकालने वाला। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वी आर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब हम कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हम यस सर, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करें, हम कंटिन्यूटी चेक करें पहले। ठीक है, लेकिन लिमिट तो मतलब सेम होना चाहिए ना, जैसे लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड। आप ही तो जब लिमिट पढ़ रहे थे तो आप बताए थे ना, जिस डिफरेंशिएशन से जो लिमिट आएगा वही अलजेब्रिकली भी मतलब बनाएंगे तो सेम ही आता है वैल्यू। फिर से बोलिएगा। आप बताए थे ना कि जैसे कोई मतलब फंक्शन है, अगर उसको हम डिफरेंशिएशन करके उसका अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू आएगा, अगर उसको हम वो LH रूल, आप LH रूल के साथ यस LH सर, रूल की बात करें। LH यस रूल क्या होता है, डोंट हैव इट हियर, नहीं नहीं यहाँ नहीं है। देखो दिव्यांशु, LH रूल सबसे पहले होता क्या है, LH रूल हम लगाते कहाँ पे, हम लगाते हैं व्हेन हमारे पास fx अपॉन gx का फॉर्म दिया हुआ है, 0/0। और आप अगर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो x अप्रोचिंग a पे, एंड इफ f ऑफ a अपॉन g ऑफ a, मतलब आप जब x के जगह पे a पुट कर रहे हो, जिस पॉइंट पे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप वो रख देते हो और वो अगर आपका 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाला फॉर्म आ जाता है, उसी केस में तो सबसे पहले आप LH रूल लगाते हो। और LH रूल लगाने का कंडीशन है कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होना चाहिए, तब हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि तब क्या होता है, देन इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a f dash x अपॉन g dash x। तो तब आप न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हो और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करते हो। तो LH रूल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लॉजिक। यहाँ पे दिव्यांशु हम नहीं लगा सकते बिकॉज वो 0/0 का फॉर्म ही नहीं आ रहा है।
अगर आप ऊपर वाले में 1 पुट कर रहे हो तो वैल्यू 5 निकल कर आए, नीचे वाले में 1 पुट कर रहे हो 3 निकल कर आ रही है, ऑलरेडी फाइनाइट नंबर आ रहा है। LH रूल तो तब लगाते थे जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता था, ठीक है। So I hope students, I hope this is clear to everyone now. Since the function is not continuous, at x is equal to 1, so not continuous implies non differentiability, तो function हमारा differentiable होगा ही नहीं। Are you getting this? ये solution में गड़बड़ है, ठीक है, इस solution में गड़बड़ है। मैंने I was thinking to get this, but अगर क्लियरली देखें तो इस फंक्शन पे लिमिट कैलकुलेट करोगे तो लिमिट यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 3। देखो ये तो हमने एल्जेब्रिक मेथड से किया। और अगर आप ग्राफ को भी देखो, ये हमारा पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू 1 वाला, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 वाला। अब अगर आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है? इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, राइट। ये पॉइंट कौन सा है? 5, y इज इक्वल टू 5, तो हमारा भी लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया था। फिर जब आप 1 को राइट से अप्रोच कर रहे हो तो अब आपका ग्राफ क्या है? ग्राफ आपका ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये? दिस इज आवर y इज इक्वल टू 3। So it's very clear from the graph also that whatever limit we obtained just now using algebraic methods, we are getting the same limit from the graph as well, right? So यहाँ पे you can say कि unfortunately I was thinking this is a very simple straightforward question जहाँ से उठाया था, but this turned out to be a typical question। ये होना चाहिए था बाद में, और मैं फिर उसको simple question की तरीके से डील कर रहा था, ठीक है। So let's have one more question ताकि ये आइडिया क्लियर हो आपको, ठीक है। Let's have one more question, a very simple question again, ताकि ये चीज हम प्रॉपर अप्लाई करके देख सके। So let's say I have a function fx, the function is x minus 1 if x is less than 2, and the function is 2x minus 3 if x is greater than equal to 2, ठीक है, greater than equal to 2। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएबिलिटी, prove whether the function is differentiable at x is equal to 2 or not। Prove if fx is differentiable at x is equal to 2, ठीक है, हमको ये करना है। चलिए ट्राई कीजिए, आई गिव यू 2 minutes, देन आई डिस्कस द सॉल्यूशन। आई थिंक अब अगर आप लिमिट वाला चीज करते हो तो सीधा पुट करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। तो जब ये कंटिन्यूअस है तब आप डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाओ। जब ये आपको ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिख गया है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाओ। दिव्यांशु होगा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाओ। फॉर दोज हु हैव नॉट रेड, अगर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो f-2 माइनस बोलेंगे उसको। f-2 माइनस क्या होगा? लिमिट x अप्रोचिंग 2 अब वो क्या होता था? f ऑफ x माइनस h, तो यहाँ c माइनस h, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, ठीक है। दिस विल बी माय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेट्स कैलकुलेट दिस। अब आपको क्या करना है? 2 माइनस h, तो 2 से छोटा कौन सा फंक्शन उठाओगे? ऊपर वाला। अब ऊपर वाला फंक्शन देखिए x माइनस 1 है, और आपको क्या निकालना है? फंक्शन ऑफ 2 माइनस h निकालना है, तो कहीं ना कहीं मुझे x के जगह पे 2 माइनस h रखना पड़ेगा। तो 2 माइनस h माइनस 1, ये हो गया मेरा f ऑफ 2 माइनस h।
फिर नेक्स्ट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, हमने f ऑफ 2 लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो अब आपको x के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, लेकिन x के जगह पे 2 के लिए फंक्शन कौन सा पिक करोगे, नीचे वाला 2x माइनस 3। तो वहां पे जब हम x के जगह पे 2 पुट करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस h। सो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ब्रैकेट ओपन किया तो हमें कितना मिलेगा, I'll get 1 minus h from here and minus 1 from here upon minus h। तो इट्स वेरी क्लियर कि 1 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस h अपॉन माइनस h हमको वैल्यू 1 मिल जा रही है, हमें वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जा रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू तो 1 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा f डैश 2 प्लस दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अब 2 प्लस h के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा फंक्शन जाएगा, कौन सा फंक्शन जाएगा, अंशु बताना तो कौन सा फंक्शन जाएगा 2 प्लस h के लिए। अंशु बताना 2 प्लस h में कौन सा फंक्शन जाएगा। चलो ये जिंदा नहीं है, इसको करते रिमूव। मुस्कान कौन सा फंक्शन जाएगा 2 प्लस h में, अनम्यूट करके बताओ कौन सा फंक्शन जाएगा। ये भी जिंदा नहीं है, इसको भी करो रिमूव। हर्षित 2 प्लस h में कौन सा फंक्शन जाएगा, हर्षित यस सर। कौन सा फंक्शन जाएगा, आप यस सर बोल के फिर म्यूट कर ले रहे हो। सो गाइस हर्षित पता नहीं तुम क्या करते हो यार, बस स्टार्टिंग में मुझे तुमसे जोश दिखा था और उसके बाद खत्म। चलो तुम्हें भी रिमूव किया जाता है, अब से यही करूंगा, ये 3 4 जो नॉनसेंस लोग हैं ना, इन लोग को सीधा रिमूव। गाइस 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन जाएगा, नीचे वाला फंक्शन जाएगा, दैट इज 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 में क्या करोगे, x के जगह पे 2 प्लस h डालोगे तो ये 2x माइनस 3 वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर f ऑफ 2 तो अभी भी वही लॉजिक रहेगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई h। अब अगर हम यहाँ पे इसे ओपन करें तो ये हो गया मेरा 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3। गाइस तो क्या बचा हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद 2h अपॉन h एंड व्हाट इज 2h अपॉन h, 2h अपॉन h हो गया मेरा 2। व्हाट इज लिमिट 2, ये 2 आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है और हमारा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू। आर यू गेटिंग दिस, या कोई डाउट है। हाँ दिव्यांशु बोलो। सर बोल रहे हैं फिर से 2x माइनस 3 है ना, हाँ अगर वहां पे हम लोग 2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं x के जगह, तब तो जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो तो 1 आ रहा है।
तो यहाँ पे फिर 2 आ रहा है, फिर उसी में कंफ्यूजन हो गया। नहीं वो नहीं कैसे? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो, एक बार स्क्रीन पे मार्क करके बताओ। यहाँ पे ये जो ओके, है ना, हाँ वहाँ पे 2x माइनस 3 है। हाँ तो जैसे वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल, लेकिन ये चेक करना है ना, हाँ, तो हम लोग उसको एल्जेब्रिकली भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस प्रूव हुआ ना। हाँ तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करना होगा? जब हाँ फिर कंटिन्यूअस से नहीं सॉल्व। होता, जब कंटिन्यूअस नहीं होता है यस, दिव्यांशु, तब तो समझ, डिफरेंशिएबल होने का चांस नहीं, राइट। यस सर लेकिन समझ अगर वो गए। कंटिन्यूअस हो चुका है ऑलरेडी, जो हमें दिख रहा है, तो उस केस में फिर हमें ये लगाना पड़ा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ा, ठीक है। यस अब चलो सर। हम इसको ग्राफ पे देख लेते हैं। ग्राफ पे देखने के बाद आई थिंक वो आइडिया जो है सबका क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट है किसी का? ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आए हैं। एक बार हम इसको डेसिमल्स पे देख लेते हैं। x लेस देन 2 पे हमारा फंक्शन था x माइनस 1, ठीक है। और x ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन था, कितना था ये, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो क्या आपको ये चीज दिख रही है? द फंक्शन हैज बीन फ्रेम्ड इन सच अ वे, कलर देख रहे हो, ये जो पर्पल कलर है ये ऊपर वाला फंक्शन हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला एक तरीके से भी, तो उसमें जो फंक्शन यूज किया, और ब्लैक कलर वाला जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करते, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो सेम आता और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आती, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या चेक करना था, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि इट्स नॉट अ शार्प एज ना, इट्स नॉट अ शार्प एज, तो आराम से एक ही टेंजेंट बनेगा, समथिंग लाइक दिस। इज द आइडिया क्लियर? कोई डाउट है किसी को? देवांश, रितेश, कोई प्रॉब्लम? अभिषेक को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं यार, 160 मारा हुआ है पिछले टेस्ट में, उसको तो सब आता है। सौरभ, इज इट ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? आशुतोष, इतना लेट क्यों आए हो? सर फोन चार्ज नहीं था। ओहो, पता था ना लेकिन की क्लास है सुबह, तो फोन चार्ज करना है। सर लाइट नहीं था रात से। अच्छा, चलिए। तो अभी तक हम कुछ आगे नहीं बढ़े आशुतोष, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी के ऊपर का डिस्कशन हुआ है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये रितेश भी सोया हुआ लग रहा है। रितेश, रितेश, यस सर। oh yes, you're alive, great to hear that. सर है पीछे सर, पूजा हो रहा है ना, माइक अच्छा, इधर ही लगा दिया सर, दिमाग खराब कर दिया। ये बिहार है यार। चलो, बिहार के पॉपुलेशन का कहना है अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। चलो, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, आई थिंक ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई लास्ट क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे हम कंटिन्यूटी पे चेक करते थे, ये सनिमेश बोलिए। सर पिछला ग्राफ कर्व थोड़ी था, थोड़ा सा मतलब पॉइंट जैसा नहीं लगता। ऑब्वियसली वो आपको हमेशा इतना वैसा थोड़ी मिलेगा कि एकदम प्रॉपर आप मतलब बाइक को आराम से घुमा पाओ, वो तो एक सिंगल ग्राफ हो गया। नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ। द मेन थिंग इज कि आपको क्या इस शार्प एज मिल रहा है, जैसे हमें इस तरीके का एज मिलता था। आपको ये चेक करना है कि वेदर यू आर गेटिंग अ शार्प एज और नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इट्स वेरी स्मूथ यार। डू यू थिंक इट्स अ उस तरीके का एज है? नहीं ना? अच्छा जूम करिए। बोलो। सर मतलब इतना चलेगा? हाँ चलेगा, ये तो ठीक है मैं दिखा रहा हूँ। बुक में तो दिखता भी नहीं है, वहां मान के चलना होता है कि होगा। ओके,
चलो, सो डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, यहाँ पे हमने बात किया था डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल पे दो केसेस होंगे, एक ओपन इंटरवल होगा और एक क्लोज इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल में क्या है, ओपन इंटरवल के अंदर के सारे पॉइंट्स पे उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, तो क्लोज इंटरवल के लिए आपको लिखा गया है कि पहले तो उसको ओपन इंटरवल पे होना पड़ेगा, उसके बाद जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट होगा ए और बी। अब ए पे स्टूडेंट आप लेफ्ट से नहीं अप्रोच कर सकते, तो वहां पे सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड सिमिलरली बी पॉइंट, मतलब आप ऐसे सोचिए कि आपका ग्राफ ऐसा था, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो आपका ग्राफ ए से लेके बी तक डिफाइंड है, तो आप ए के लेफ्ट में नहीं जा सकते, ए के लेफ्ट में नहीं जा सकते मतलब ए को लेफ्ट से अप्रोच भी नहीं कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वहां पे नहीं निकालोगे आप, ए पे सिर्फ आर एच डी निकालोगे, एग्जिस्ट करना चाहिए। बी पे आप एल एच डी निकालोगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और बाकी बीच के सारे पॉइंट्स में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, बीच के सारे पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन यू विल से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट क्लोज इंटरवल a to b। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। fx is said to be differentiable over an open interval if it is differentiable at each point of the interval, and fx is said to be differentiable over a closed interval if for the points a and b, a के लिए a प्लस दिख रहा है आपको, a प्लस का मतलब राइट से, अब b माइनस मतलब लेफ्ट से। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर एनी पॉइंट c, कोई भी पॉइंट c जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, वहां पे आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए एंड इक्वल भी होना चाहिए। और फिर ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को इंक्लूड नहीं किया है। ऑल दिस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। डेरिवेबिलिटी शुड बी चेक्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कहां पे चेक करोगे, एट पॉइंट्स वेयर कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी चेक, उन पॉइंट पे हम डेरिवेटिविटी चेक करते हैं जहां पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, एंड ऑल एट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ मॉडुलस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये क्या है कि इसके ऊपर आपको कुछ आपके बोर्ड में मिलना ही नहीं है, वो जो क्वेश्चंस आया है ना अभी तक, और हमेशा मॉडुलस पे आया हुआ है, मॉडुलस के अलावा बेसिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे आप 10th में, ये थोड़ा सा हाई लेवल वाली फाइल उठा के रखा हुआ है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि हम बोर्ड्स में बहुत लो लेवल पे पढ़ते हैं, रद्दी लेवल पे, लेकिन कंपटीशन में बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे, 5-6 साल का क्वेश्चन देखोगे, अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आया 2-3 बार आया, वो सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस के फंक्शन देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले, मतलब 2-3 मॉडुलस को ऐड वेड करके दे देते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? आर यू गेटिंग दिस? कंटिन्यूटी जैसे चेक करते थे ना ओपन इंटरवल में, सेम डिफरेंशिएबिलिटी भी है, यू नीड टू रिमेंबर द कंडीशन। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कंडीशन। नेक्स्ट, यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो गया किसका, if f dash x is differentiable at x is equal to f, prove that it will be continuous at x is equal to f. It's a very simple proof। ये जो नीचे दिख रहा है ये मैंने आपके NCERT से उठाया हुआ है, इसका जो प्रूफ वाला पार्ट है, तो जस्ट गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल। अगर दिक्कत होती है लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल टीच यू, बिकॉज ये प्रूफ वगैरह आते नहीं है। ठीक है, जस्ट टू टीच यू कि ओके अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो रहा है। तो फाइनली हमें याद क्या रखना है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, इसका कहने का मतलब हुआ अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कंटिन्यूअस है इससे ये नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएबल भी होगा। बेस्ट एग्जांपल विल बी mod x, mod x इज कंटिन्यूअस लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट, नॉन डिफरेंशिएबल डज नॉट मीन नॉन कंटिन्यूअस, ये कहीं ना कहीं ये एक ही चीज हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल इंप्लाइज नॉन कंटिन्यूअस। अब जैसे कि mod x का डिफरेंशिएशन आपने सीखा नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बोलोगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है। एंड फाइनली डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल, जैसे कि gif of x इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ब्रेक होता है ग्राफ में, तो जब ग्राफ में ब्रेक होता है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन आते हैं, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स। लेट मी टेक यू टू योर NCERT।
अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बार देखें स्टूडेंट, तो ये आपका 5.1 एक्सरसाइज होता है कंटिन्यूटी, 5.2 एक्सरसाइज होता है डिफरेंशिएबिलिटी, और वहीं से डिफरेंशिएशन भी शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और उसने कितना वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, और अगर आप एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हो तो आई थिंक एक या 2 एग्जांपल भी दिया हुआ है। अच्छा, एक भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट फाइंड इट टू बी दैट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक एग्जांपल मिल गया, फाइंड द डेरिवेटिव है ये तो। यस, सो दे हैव नॉट गिवन एनी एग्जांपल, बस वो जो हल्का फुल्का उन्होंने शो किया वही है। सो इसके लिए प्रैक्टिस करना है। आई थिंक बेस्ट रिसोर्स विल बी थोड़ा आरडी शर्मा से 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो राइटिंग वाली चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली द फॉर्मूला इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज f of 1 minus h, sorry c minus h, मतलब अभी तो f of c minus h minus f of c upon minus h, and right hand derivative is equal to f of c plus h minus f of c upon h, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, तो लिमिट्स में जैसे हम चीजों को यूज करते थे वैसा ही है, बस फॉर्मूला याद रखो, बाकी सॉल्व करने का तरीका प्रॉपर लिमिट्स जैसा होगा, ठीक है। क्लियर है ना, सबको याद रखिएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कंटिन्यूटी में भी क्या था स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में हमने बस कंडीशन क्या देखा था कि फंक्शन का एक पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू जब तीनों सेम होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कहीं ना कहीं आपने यही एक्स्ट्रा चीज सीखी थी, और सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या था, लिमिट्स वाला तरीका था। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमने इतना थ्योरी वगैरह देखा, एनिमेशंस देखा, बट अल्टीमेटली द मेन पॉइंट इज अगर आपको किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है, ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाए तो उसके बाद बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, तो जैसे लिमिट्स सॉल्व करते थे वैसे ही उसी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो अब हम इसको क्या करें, अब हम लेट्स मूव टू, इनफैक्ट अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो पहले तो, एंड लेट्स मूव टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आरडी शर्मा से। इनफैक्ट इफ यू वांट मैं एक बार देख लूंगा, 10-15 क्वेश्चन ही बोलूंगा, अगर आप वो 10 से 15 क्वेश्चन कर लेते हो उसी के अंदर से बोर्ड्स में आएगा, आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज दिस हैज बीन द पैटर्न। आरडी शर्मा नहीं मिल रहा, कोई दोस्त को पकड़ो, फोटो वोटो भेजेगा, या एग्जाम आइडिया बाई कर लो, बेटर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। अच्छा, कोई डाउट है क्या, कोई पूछ रहा है कुछ यहाँ पे, एनीथिंग यू वांट टू आस्क राइट नाउ डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, कुछ भी मन में सवाल आ रहा है तो बताइए। बिकॉज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी गाइस, हमने लिमिट्स पढ़ा था ताकि हमें कंटिन्यूटी समझ में आए, सॉल्व हो क्वेश्चंस, और हमसे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो। नाउ द पॉइंट इज कि वो इफ यू आर लकी, अगर किस्मत अच्छी रही तो जो 35 मार्क्स आते हैं कैलकुलस से, उसमें से 5 से 6 नंबर अगर आ जाए डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से, तो यू विल बी लकी, बिकॉज वहां पे गलती होने के चांसेस नहीं रहते बिल्कुल भी। बट नाउ विल स्टार्ट विद रियल कैलकुलस, जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ने वाला है। रिवांश कह रहा है सर वो 10-15 क्वेश्चन सिलेक्ट करके भेज दीजिएगा। रिवांश, जहां तक मुझे पता है वैसे पूरा बुक में भी सिर्फ 15-16 पेज ही है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, बट मैं स्टिल देख के भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी में हमने वो चीज समझ लिया है कि हमको, हम जब डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता है, वी गेट दैट स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। तो दीस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करना है अलग अलग फंक्शंस को, ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट डिफरेंट फंक्शंस। नया टॉपिक इन द सेंस ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही है। चैप्टर नंबर 5 इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। 5.1 इज ब्रोकन इनटू कंटिन्यूटी, 5.2 का आधा इज ब्रोकन इनटू डिफरेंशिएबिलिटी, और वही 5.2 से आपका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, जो 5.6 5.7 तक चलता है, ठीक है।
सबसे पहले एवरीवन हैज टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। अभी हो सकता है आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ddx ऑफ कांस्टेंट इज 0, ddx ऑफ kx, हम k को बाहर निकाल लेते हैं और बचा क्या, ddx ऑफ x, ddx ऑफ x का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट, ddx ऑफ x टू द पावर n इज n into x to the power n minus 1, ddx of e power x is e power x। a power x में क्या होता है, a power x आता है, साथ में log a with base e आता है, ddx of log x is 1 by x। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला नंबर 7 एंड फॉर्मूला नंबर 6 दोनों में क्या अंतर है, बेस का अंतर है। जब log with base e होता है तब 1 by x, लेकिन अगर वो log with base e नहीं है तो आपका फॉर्मूला में चेंज होगा। ठीक है, ये जनरली बुक्स में मेंशन नहीं रहता है। नेक्स्ट, ddx of sin x is cos x, ddx of cos x is minus sin x, ddx of tan x is sec square x, ddx of sec x is sec x tan x। cot x का होता है माइनस cos x square x। इनको ऐसे याद रख सकते हो कि tan जो होता है वो sec square बनता है, ये सबको याद रहता है। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री इज cot, तो cot के केस में वो sec के आगे को लगा देना, तो cos x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ में cos x, जैसे अब sec x का होता है sec x into tan x, तो यहाँ पे cos x का हो जाएगा माइनस cos x into cot x। तो यहाँ पे माइनस याद रखना कि माइनस कहाँ कहाँ पे आता है, तो cos cot cos x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो को वर्ड है, जहां जहां पे जब उन चीजों का डिफरेंशिएशन होता है तो वहां पे माइनस आता है, और बाकी जो तीन फंक्शन है साइन, टेन और सेक, वहां पे ये माइनस का साइन नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये गलती ना हो, नो चांस, मतलब यहाँ गलती हो गई इसलिए मिस्टेक होगा, राइट। ऑल्सो you already have done these formulas in your class 11 physics also। now अब आते हैं 14th नंबर। 14th नंबर आपने नहीं किया होगा, ddx of sin inverse x। ये कहीं ना कहीं sin inverse x is inverse trigonometric function, but again आपको inverse trigonometric function का कोई knowledge की जरूरत यहाँ पे नहीं है। you just have to remember the formula that ddx of sin inverse x is equal to 1 by root under 1 minus x square। उसके बाद sin x का याद रखो क्या था, sin x का था 1 divided by root under 1 minus x square। cos x का क्या होता है, cos inverse x का sin inverse x जैसा ही रहता है, बस माइनस आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ddx of tan inverse x देखोगे तो इट इज 1 plus 1 divided by 1 plus x square, और अगर आप cot inverse का देखोगे तो सेम रहता है, बस माइनस आ जाता है। सिमिलरली अगर आप sec inverse x का देखोगे, cosec inverse x का देखोगे, अगेन सेम रहता है, बस माइनस आ जाता है। तो इसको कैसे याद रखना है, साइन इनवर्स x का हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब साइन के आगे को लगा देते हैं तो कोसाइन बन जाता है, कोसाइन को ही कॉस बोला जाता है ना। तो कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो दैट इज -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको अगला याद रखना है tan इनवर्स x स्क्वायर का, tan इनवर्स x स्क्वायर का याद रखोगे तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan के आगे हम को लगा देते तो कोटेंजेंट बन जाता है, जिसको हम कॉट कहते हैं। तो cot इनवर्स x का हो जाएगा -1 upon 1 plus x square। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द वैल्यू, दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड। ठीक है, तो these 19 formulas have to be very clear in your mind। हम ये कह सकते हैं कि चलो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसके अलावा बाकी 18 अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो ऑब्वियसली एक बार में नहीं होगा। आपको 2-3 दिन कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस वगैरह देखना पड़ेगा, फॉर्मूलाज, ओनली देन इट विल गेट स्टक इन योर माइंड। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस, बिकॉज अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए पहले, या फिर अगर बगल में बुक है, आर.डी. शर्मा है या एनसीईआरटी है, तो वहां पे उसे ओपन कर लो, दैट विल बी एनफ। ठीक है, लास्ट वाला पेज, चैप्टर का लास्ट पेज ओपन करना एनसीईआरटी में, तो सारे फॉर्मूलाज आपको एक लाइन में वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अपना 15 to 19। अब यहाँ पे आ गया अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन यू नो दिस। जैसे कि मान लो कि दो फंक्शन ऐड कर रहे हो, fx प्लस gx, और हमको डिफरेंशिएट करना है fx प्लस gx का, तो उस केस में आप f डैश x प्लस g डैश x कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, u प्लस माइनस v का डैश, ऊपर जो डैश लिखा हुआ है दैट इज फॉर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो अगर आप दोनों फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएट करना चाहते हो, उस केस में आप चाहो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और दोनों को ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से इसको समझाता हूँ।
लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो दैट इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x का डिफरेंशिएशन 1 है, 2x वाले में स्टूडेंट हमने लगाया है ddx ऑफ, अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाया, ddx ऑफ x टू द पावर n लगाया। ध्यान से देखो, ddx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अभी हमारे पास अगर ddx ऑफ x स्क्वायर आया है तो वही फॉर्मूला लगाओगे, n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 2 minus 1, so this becomes 2x, okay, so this becomes 2x. I hope this is clear. कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं fx इंटू जी एक्स और आपको उस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे याद रखते हैं, एक बार फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो लेट्स से इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। लेट्स आई हैव log x इंटू साइन एक्स, मुझे log x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करको सेकंड से मल्टीप्लाई करो, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होगा, 1/x इंटू साइन एक्स प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने दो और उसको सेकंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा log x इंटू cos x, तो ये मेरा उसका डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया। वेरी सिंपल, fx इंटू जी एक्स होगा तो fx इंटू जी डैश एक्स प्लस f डैश एक्स इंटू जी एक्स, मतलब एक को रखा इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड वन इज द क्वोशिएंट रूल, ऊपर वाले में दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड थे, यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइडेड होंगे, तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि अगर u बाई वी का होल स्क्वायर है, u बाई वी का होल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो आपके पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखिएगा, मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में था उसको स्क्वायर करके आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और ऊपर क्या रहेगा, तो ऊपर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सो लेट्स से वी हैव x अपॉन log x का होल डेरिवेटिव। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसके ऊपर स्क्वायर लगाइए। याद रखना log x का होल स्क्वायर लिखते हो, log स्क्वायर x नहीं लिखते हो जैसे sin स्क्वायर x लिखते हैं। नाउ ऊपर वाले पार्ट में क्या करना है, सो फर्स्ट यू विल डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इज x, x को डिफरेंशिएट किया तो आया 1 इंटू log x माइनस, अब सेकेंड फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे बेस e है, तो फाइनली द आंसर बिकम्स log x, यहाँ पे x बाई एक्स 1 हो गया डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक सिर्फ फॉर्मूला स्पेसिफिक कर रहे हैं, चेन रूल अभी तक नहीं बताया, इट्स ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला कि हाँ फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, स्टिल एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं। फॉर्मूला तो आपने याद कर लेना है, लेट्स गो टू चेन रूल, चेन रूल के बाद ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का, डिफरेंशिएशन के हर एक चैप्टर में इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कोई चांस नहीं कि आप इसको मिस कर सको किसी भी तरीके से। आप ये कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन
almost every question may need chain rule. तो अभी से यहां से शुरू होकर चैप्टर नंबर 6 के एंड तक ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आपको चेन रूल की जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो कितने लोगों को सबसे पहले बताओ चेन रूल नहीं आता है? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट चेन रूल? बी ऑनेस्ट। अगर पता है तो फिर हम थोड़ा सा देखकर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। निखिल, ठीक है, चलो सबसे पहले लेट्स हैव अ क्वेश्चन देन। फाइंड ddx of x चलो ठीक है, x cot x अपॉन रूट 2 to the power x। चलिए एक बार पहले आप लोग इसको डिफरेंशिएट करो, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? ठीक है रितेश, ठीक है सौरभ, विल डिस्कस। पहले एक बार हम लोग एक दो ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चेन रूल थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर x इंटू कॉट एक्स अपॉन 2 to the power x, लिखो ये क्वेश्चन, फिर मैं पीछे वाले स्लाइड पे जाता हूं। x इंटू कॉट ऑफ x अपॉन 2 to the power x, ठीक है। ना सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे फंक्शंस का वो हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा। साथ ही साथ न्यूमरेटर में दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो क्वेश्चन रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों साथ में लगेंगे। अब आप एक बार फंक्शंस देख लो, क्या है, x है, कॉट ऑफ x है एंड 2 to the power x है। तो अगर आप उनके फॉर्मूलाज पे आओ, ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 to the power x आपको फॉर्मूला नंबर 5 से मिल जाएगा एंड कॉट ऑफ x आपको फॉर्मूला नंबर 11 से मिल जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 11 यूज करना है, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल को यूज करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चेन रूल का कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, चेन रूल का बिल्कुल भी यूज नहीं है। ट्राई आउट 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, इट्स कंप्लीटली फाइन। अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है, वी विल हैव एम्पल टाइम टू कंप्लीट चेन रूल, बट पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, तो नहीं तो चेन रूल में दिक्कत होगी फिर।
ओके, सो आई बिलीव यू गॉट एन एम्पल टाइम. सॉल्व हुआ? लेट मी चेक यार. मैंने मतलब आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन था बट मैंने वैल्यूज पलट दिए ताकि कोई सीधा वहां से आंसर ना देख के बता दे. सो लेट्स से आई स्टार्ट सॉल्विंग इट. गाइस, सबसे पहले क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कौन सा रूल लगाओगे. पहले क्वेश्चन रूल लगेगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब डिवीजन वाला रूल लगाओगे या मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाओगे. तो इसको करने के दो तरीके हैं, सुनिएगा. दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है कि अगर आप पूरा प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हो, पूरा प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हो, तो x और cot x ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है. जो नीचे 2 टू द पावर x दिख रहा है, अगर आप उसको ऊपर लेकर आते हो, अगर आप उसको ऊपर लेकर आते हो तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर -x बन जाएगा. तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किसी भी दो फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन मान लेना y. तो x को डिफरेंशिएट किया, y को रहने दिया, y को डिफरेंशिएट किया, x को रहने दिया. अब जब y को डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है. दैट इज वन वे. मैं आपको उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है. दिस इज वन वे टू सॉल्व द क्वेश्चन अगर आप डिवीजन में नहीं जाना चाहते हो. बट लेट्स से समवन हैज फिगर्ड आउट कि यार पहले डिवीजन करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को, इसको मान लेते हैं एक सिंगल फंक्शन, इसको आप x मान लो और इसको अभी फिलहाल y मान लो. तो x और y अगर आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है. सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. तो y स्क्वायर रहेगा, यहाँ y को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस x को रहने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन होता है, राइट. तो पहले आपने अपने कॉपी में, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हो, आप ऐसे लिख लो और उसके बाद वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद वैल्यू पुट करो. जैसे कि अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर हो गया, ठीक है. अच्छा, न्यूमरेटर में y लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है तो 2 टू द पावर x रहने दीजिए. अब ये जो x बोला है, वो जो x बोला है वहां पे एक्चुअली में कौन आने वाला है, x cot x का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस. अब x को अकेला रहने दिया है, x को अकेला रहने दिया मतलब x cot x को रहने दिया है. और अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है. y को डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन. बोलिए, ये स्टेप में कोई दिक्कत? निखिल, रितेश, सौरभ, बताओ, ये वाले स्टेप में अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां पे क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ने में फायदा है हमारा. सौरभ, कोई दिक्कत यहां पे? चेक कीजिएगा क्या किया मैंने, ऊपर वाले फंक्शन को एक माना, नीचे वाले फंक्शन को एक माना और सीधा फॉर्मूला में फिट किया है. अब आपको डिफरेंशिएट, अब आते डिफरेंशिएट करने पे. नीचे तो अपना 2 टू द पावर x का स्क्वायर है, आप इसको 2 टू द पावर 2x भी लिख सकते हो. अब आइए ऊपर वाले पार्ट पे. ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास x इंटू कॉट एक्स का होल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है. अब यहाँ पे क्या लगेगा निखिल, यहाँ पे क्या लगेगा? क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होगा यहाँ पे? नहीं. यहाँ पे क्या है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस. तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या लगेगा, एक बार x को रखा, cot x को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस x को डिफरेंशिएट किया और इस बार cot x को रहने दोगे. तो क्योंकि एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, अभी सारे स्टेप्स लिख रहा हूं. कोई दिक्कत यहाँ पे? वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है. तो वो जो x cot x का डिफरेंशिएशन लिखा मैंने. अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे हमारा x cot x तो ऐसे ही रहने वाला है, एंड 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे. 2 टू द पावर x को कैसे देखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर 5. तो अब डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x में a की जगह पे अगर आप 2 रखते हो तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस e निकल कर आएगा, ठीक है. तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, 2 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 2 विद बेस e निकल कर आएगा, ठीक है. नेक्स्ट,
तो अपना एक साइड सॉर्टेड हो गया, डिनोमिनेटर भी सॉर्टेड है। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक जगह cot x का डिफरेंशिएशन है और एक जगह x का डिफरेंशिएशन है। x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन नहीं पता, फॉर्मूले पे जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला नंबर 11, ddx ऑफ cot x हो गया हमारा माइनस cos x स्क्वायर x, राइट। सो डिनोमिनेटर इज 2 to the power 2x, न्यूमरेटर में पहले इसको 2 to the power x रहने दो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस आने वाला है, x के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई, अब cos x स्क्वायर x। यहाँ पे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 into cot of x, ठीक है, माइनस। बाकी यहाँ पे तो कुछ आपको अलग नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट एज इट इज। निखिल, रितेश, सौरभ, कोई दिक्कत यहाँ पे? चेक कीजिए, थोड़ा लंबा हो रहा है बट प्रोसेस समझ में आ रहा है। निखिल, कोई दिक्कत प्रोसेस में? ठीक है। सो अब आपको देखना होता है कि कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, बताओ, ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल किया जा सकता है? ऊपर नीचे से कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है अभी आपको? एंड बाकी लोग जिन जिन लोगों ने चैट में आंसर भेजा था, आई थिंक आपको पता चल के आपका आंसर गलत है। आई थिंक दिव्यांशु आपने सही लिखा हुआ है, उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्या? हाँ दिव्यांशु, आपके आंसर में भी थोड़ा सा वो है। हाँ, तो गाइस अब क्या कैंसिल, ऊपर नीचे से क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? तो लेट मी चेक। ये देखो कि ऊपर भी एक 2 to the power x दिख रहा है, इधर भी 2 to the power x दिख रहा है, नीचे भी 2 to the power x था, बिकॉज नीचे तो मेरे पास 2 to the power x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं 2 to the power x into 2 to the power x। तो ऊपर नीचे से एक 2 to the power x तो कैंसिल होते हुए दिखेगा, एक, नॉट 2। ये मत करना कि नीचे से इसको पूरा खत्म कर दिया, सफाया नहीं करना है, ये हटा और यहां से एक हटेगा, तो whatever remains will become the answer, whatever remains will be the final answer of the question, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन मेरे को होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आई होप दिस इज ओके टू एवरीवन नाउ, ठीक है। चलो, इफ इट इज ओके देन एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, ऑन द सेम लाइन एंड ट्राई आउट। हाँ, एक ही कटा ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 2 to the power x बचेगा। चलो, so नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है, नो कोई वहां पे चेन रूल वगैरह नहीं लगने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 1 plus log x divided by e to the power x plus sin x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए।
दिव्यांशु मोस्ट प्रोबेबली इट्स करेक्ट, बट थोड़ा मेरे को बताना मुश्किल होगा. आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस. बिना पेन और पेपर के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस. Okay, for those who are still finding it difficult, students, आपको क्या करना होगा? You have to consider this as a single function A. You have to consider this as a single function B. और पहले आप वो A by B मतलब क्वेश्चन रूल लगा लो. ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर में B का स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में B इंटू A डैश माइनस A इंटू B डैश. ये आपका प्रोसेस होने वाला है. ठीक है, ये आपका प्रोसेस होने वाला है. उसके बाद आप आगे इसको करोगे. आशुतोष, कोई दिक्कत यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में? आशुतोष, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? आशुतोष, अब मैं इसको स्टार्टिंग पार्ट सॉल्व करता हूं. आशुतोष, कोई फायदा नहीं है यार. आई मीन मोस्ट प्रोबेबली यू आर स्लीपिंग राइट नाउ. नाउ डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो e टू द पावर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होगा. और अब मैं स्टूडेंट्स एक ही बार में डिफरेंशिएट भी करूंगा. हाँ, तो पहले b को लिखा हम लोगों ने, तो b को लिखा तो e टू द पावर x प्लस साइन x हो गया. और इसके बाद हमने a को डिफरेंशिएट किया. अब a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया और log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया. अच्छा, ये अभी फिलहाल जहां जहां log लिख रहा हूं बेस e मान के चलिएगा. जहां जहां log लिख रहा हूं वहां पे बेस e मान के चलिएगा. माइनस log x विद बेस e इंटू b डैश. b डैश मतलब b को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहेगा. अब प्लस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x. ठीक है, अब हमें इसके आगे सॉल्व होते हुए कुछ दिख रहा है क्या? लेट मी थिंक. नो. ये दिव्यांशु, फाइनली आई थिंक यहीं पे हमारा आंसर जो है रह जाएगा. ज्यादा से ज्यादा आप अगर कुछ करना भी चाहते हो, अंदर वो चुल मच रही है तो e टू द पावर x को पहले ब्रेक कर लो ऊपर के न्यूमरेटर को और e टू द पावर x को कॉमन ले लेना. तो e टू द पावर x इंटू 1/x यहाँ बनेगा, e टू द पावर x इंटू 1 और e टू द पावर x इंटू log x यहाँ बनेगा. तो e टू द पावर x कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 1/x प्लस log ex. ठीक है, बट वो कुछ हेल्प नहीं करने वाला. हाँ दिव्यांशु बोलिए. सर, इस वाले पार्ट को हम लोग जीरो कर सकते हैं ना? किस पार्ट को? जहाँ पे लाइन की है उसको तो हम लोग जीरो बना सकते हैं. कैसे? सर स्लाइड नीचे कीजिए ना एक बार, थोड़ा सा बस. देखिए, जैसे 1 प्लस लॉग ई टू द बेस x है ना, जो मतलब उसको पहले एक बार मतलब उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. पहले न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग. तो न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x आएगा. तो 1/x और नीचे जो न्यूमरेटर आ रहा है वो e टू द पावर x प्लस cos x. तो फिर ऊपर बस 1 हो जाएगा ना और नीचे हो जाएगा x e टू द पावर x प्लस cos x इनटू में. ओए फिर LH लगा रहे हो सर LH नहीं है, वो डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं. गलत है डिफरेंशिएशन.
इस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं करते हो। जब प्रोडक्ट रूल लगाना है प्रॉपर, प्रोडक्ट रूल कहता है, हमें समझ गया, फिर वो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहे हो। आप बताओ जो आप कर रहे हो वो ये वाला हम ये सब चल रहा है प्रोडक्ट हाँ रूल या ये भी कोई? आ रहा है, हाँ कैसे आ रहा है प्रोडक्ट रूल, कैसे? बता रहे हैं, देखिए लिखिए ना वहाँ पे आप 1/x और हाँ नीचे में आ जाएगा e⁻, चलो मैं लिखा 1/x, और नीचे आ जाएगा e⁻x प्लस cos x। हाँ तो अब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1/x मल्टीप्लीकेशन में, और ये आ जाएगा वापस। हाँ अब u इंटू v पे नहीं तोड़ सकते हैं, सॉरी u/v पे। ठीक है, करो, करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हम वैसे ही किए हैं तो गलत है, सुनो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपका पहला स्टेप था, आपने न्यूमरेटर को जैसे LH रूल में डिफरेंशिएट करते थे, आपने कहीं ना कहीं वो किया, राइट? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, और अब आप सोच रहे कि अब प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली चीज, वहां पे 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑल्सो जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, ठीक है, वहां पे भी आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। जब आपने एक क्वेश्चन में एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हो ना उस फंक्शन पे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। जैसे आप लोग वो क्या कहते हैं, डबल हाँ डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो चीज हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले तो ddx लिखा हुआ है, मतलब क्या, डिफरेंशिएट एक ही बार होना चाहिए, राइट? यस सर, समझ सबसे गए, सबसे गलती हो बड़ी गई चीज है। तो वो हो गई, और दूसरा चीज है कि प्रोसेस नहीं फॉलो किए हो। आपने यस सर, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, तो ये नहीं ध्यान होगा। नहीं देते, सॉरी। हाँ कोई नहीं, बस यहाँ जो गलती करना है करो, वहां एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉपी जिसके पास है वो सोच ही ना पाए कि कौन सा रूल लगाया है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। अब अपन आते चेन रूल के ऊपर, ठीक है? अब आते चेन रूल के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, चेन रूल को सबसे पहले तो आप एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। आप सोच लो कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन x दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक फंक्शन x दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे दोनों जगह डिफरेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में, दोनों जगह x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो वहां पे आपका dy/dx का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, f' निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको क्वेश्चन में dy/dx निकालना था, आपने जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन से, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन पे देखोगे तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीटली क्या था, हमारा x के टर्म्स में फंक्शन था। ये वाला फंक्शन किसके टर्म्स में था, कंप्लीटली x के टर्म्स में फंक्शन था। ये सब फंक्शंस किसके टर्म में थे, कंप्लीटली x के टर्म में ही हमारा फंक्शन था। तो यहाँ पे आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, x⁴n लगाना था, अब n की जगह पे 2 आएगा तो 2 रखना था, x⁻−10 होता तो n की जगह पे -10 रखते, बाकी हमारा फॉर्मूला वहीं पे काम करता। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है जहां पे y इज इक्वल टू साइन w दिया हुआ है, w इज इक्वल टू मान लो log x दिया हुआ है, ठीक है, एंड क्वेश्चन इज टू फाइंड dy/dx, ठीक है? ध्यान से सुनो, हमको निकालना है dy/dx, तो y को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अगर आप y को देखते तो y का वैल्यू है साइन w, तो जनरली यहाँ पे सुन लो, अगर ये नहीं होता, खाली y इज इक्वल टू साइन w दिया हुआ है और हमको dy/dx निकालना है, हमको dy/dx निकालना है, तो वहां पे हम वैल्यू 0 लिख देते हैं, क्योंकि ये तो हमें x का फंक्शन ही नहीं दिख रहा, तो हम इसको एक कांस्टेंट की तरह मानेंगे, हम वहां पे इसको एक कांस्टेंट की तरह मानेंगे और इसको हम कर देंगे 0। लेकिन जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये देख रहे हो कि अब w जो है वो एक्चुअली log x है, तो जब हम इस w को यहाँ पे पुट कर देंगे, जब हम इस w को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ log x, ठीक है, साइन ऑफ log x।
तो गाइस सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब आपने पहले कोई x डाला, उस x का पहले लॉग कैलकुलेट होगा, वो जो लॉग की वैल्यू आएगी ना, उस पे आप साइन कैलकुलेट करोगे, उस पे आप साइन कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। सो चेन रूल में आपको दिक्कत होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन ऑफ 2x अगर हो जाए, साइन ऑफ 2x हो जाए, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा ये नहीं पता। अगर हमने जो पिछले 2 क्वेश्चंस हैं मैंने देखे, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1 हो गया, log x हो गया, e पावर x हो गया, sin, ये प्रॉपर्ली उस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा था। यहाँ पे x है, cot x है, 2 to the power x है, ये सब उस फॉर्मूला में प्रॉपर्ली फिट बैठ रहे थे, तो हमें यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हमें सीधा फॉर्मूला लगा दी। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फिर यू माइट हैव अ टेंडेंसी कि यार हमें तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x पता है, लेकिन अब ये sin of log x आ गया, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो द प्रोसेस इज कि हमको निकालना था dy by dx, राइट। अच्छा dy by dx निकालना था, लेकिन y किसके टर्म्स में दिया हुआ था फंक्शन, y किसके टर्म्स में दिया हुआ था, y दिया हुआ था w के टर्म्स में। तो आप, अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि dy by dw बताइए, dy by dw बताइए, बता देते आप लोग? dy by dw का वैल्यू बताते कि नहीं? दीक्षा, dy by dw कितना होता? हम कैलकुलेट कर पाते ना वहां पे प्रॉपर, जैसे ddx ऑफ sin x हमारा cos x होता है, तो ddw ऑफ sin w क्या हो जाता है, cos w हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि वो हमारा y जो है इमीडिएटली मुझे वो w का फंक्शन दिख रहा है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको w से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले हम उसको w से डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अब क्योंकि वो जो w था वो एक्चुअली में एक x का फंक्शन दिया हुआ है, वो एक्चुअली में आपको एक x का फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर आप उस w को x से डिफरेंशिएट करोगे। अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये कह सकते हो कि ये कैंसिल होके dy by dx तो आ ही रहा है, ठीक है। even though we don't divide, but I'm trying to tell you कि okay, if you want to find out dy by dx, ultimately अगर आप चाहते हो कि डिफरेंशिएट करके वैल्यू x के टर्म्स में रहे, अगर आप चाहते हो कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू x के टर्म्स में रहे, तो हम क्या करेंगे? दीक्षा, आई थिंक यू आर आल्सो स्लीपिंग, तो यहाँ पे हम w का वैल्यू डालेंगे और उसके बाद हम उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हम log x को फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। जैसे मुझे इसको एक बार सॉल्व करने दो, पहले हमने dy by dw कैलकुलेट किया, dy by dw कितना आया, कितना आएगा dy by dw बताओ, cos w होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आप dw को dx से डिफरेंशिएट करोगे, तो w आपका log x है, उसको अगर आप dx से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल रहा है 1/x, ठीक है, आपको मिल रहा है 1/x। कोई दिक्कत यहाँ पे? रितेश, सौरभ एंड निखिल बताना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? कह सकते हो अनिमेश, इनसाइड आउटसाइड रूल। तो अब देखिए, अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने दिया था विथ रेस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने दिया था विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारा जो आंसर होगा ना, उसमें जो भी वेरिएबल्स दिखेंगे वो सिर्फ x के टर्म्स में दिखना चाहिए। तो अभी अगर आप देख रहे हो डिफरेंशिएट करके तो w दिख रहा है, w हमको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में, w की जगह क्या रख सकते हैं, w की जगह क्या रख सकते हैं, w की जगह आप log x को रख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा cos of log x into 1/x। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकल कर आया, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकल कर आया। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, मतलब फाइनली इसको अगर थोड़ा सा खींचे तो मान लो आपका हमें निकालना था dy by dx, हमें क्वेश्चन में y जो दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ w दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो w है वो फंक्शन ऑफ u दिया हुआ है, फिर जो u है वो फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, और जो हमारा v है
वो हमारा फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट dy by dx, तो अल्टीमेटली योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x। अब क्या होगा कि आपने पहले y को देखा, y को डिफरेंशिएट करने दिया, y किसके टर्म्स में है, y है f of w के टर्म्स में, तो पहले आप y को w के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लीजिए, लेकिन फिर w किसके टर्म्स में था, u के टर्म्स में था, तो फिर अब आप w को u के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए, आपका u क्या है, तो v के टर्म्स में फंक्शन है, तो अब आपने u को डिफरेंशिएट कर लिया v के रिस्पेक्ट में, एंड फाइनली आपका जो v है वो आपका एक x का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये आपका dv अपॉन dx हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी देखो वो लॉजिक, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या बच रहा है, dy by dx आ रहा है, ठीक है ना, dy by dx आ रहा है, तो ये एक तरीका फॉलो कर सकते हो टू फाइंड द डेरिवेटिव, ये एक होता है चेन रूल का। सेकेंड अप्रोच क्या है, सेकेंड अप्रोच इज मोर ऑफ थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद डेवलप होता है। लेट्स से आई हैव y इज इक्वल टू cos x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेट्स से मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो आप देखो कि दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, तो अभी आप cos x प्लस 3 को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो x लिखा हुआ है, पहले तो आप उसको मान लो कि वहां पे x लिखा हुआ है क्योंकि वो स्क्वायर फंक्शन है, तो पहले आपको इमीडिएटली इसको किसी फॉर्मूला पे रिलेट करना होता है, तो किस फॉर्मूला पे रिलेट कर पाओगे, आप इसको x स्क्वायर से रिलेट कर पाओगे, x टू द पावर n से रिलेट कर पाओगे। सो व्हेन यू विल गो फॉर द डिफरेंशिएशन, आप क्या करोगे, आप इसको x मानोगे, इसको x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता 2x, आपको मिलता 2x, लेकिन क्योंकि ये आपका नॉर्मल x नहीं है, आपने इसको x अज्यूम किया था, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू कैन फॉलो दिस लॉजिक एज वेल, यहाँ पे इंटू इंटू में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूँ। ओके, अगेन रिपीट करो, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। cos x प्लस 3 को हमने x मान लिया, ठीक है, कैपिटल X मान लिया फिलहाल, तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता, तो आपने 2x लिखा, x लिखो, अब x बोल रहे हो लेकिन लिखोगे वो पूरा फंक्शन जिसको आपने x माना, और जिसको भी आपने अज्यूम किया है एज x, you will have to differentiate it once, you will have to differentiate it once। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो that will be 2 times of x, किसको अज्यूम किया था, cos x plus 3 को किया था, into ddx of x। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है cos x plus 3 को। अब cos x plus 3 का अगर डिफरेंशिएशन करोगे, इसके आगे वाली चीज को एज इट इज लिखेंगे, और इसको जो डिफरेंशिएट करोगे तो ddx ऑफ cos x हो जाएगा माइनस sin x, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो माइनस sin x को बाहर लेकर आ गए तो माइनस 2 sin x होल ऑफ cos x प्लस 3, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो पहले आपको फिगर आउट करना होगा, नहीं यहाँ पे लॉग वगैरह नहीं आएगा दिव्यांशु, लॉग बाद में आएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाद में। स्टूडेंट्स, मेनली रितेश, निखिल एंड सौरभ, आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि पहले इसको किस फॉर्मूला में फिट कर सकते हो। सो द बेस्ट इज कि दिस इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन मतलब आप किस में, अगर आप एक बार फॉर्मूला पे चलो, एक बार अगर हम लोग फॉर्मूला पे चले, ये फॉर्मूला आप देखो कि स्क्वायर कहाँ पे फिट बैठता है, स्क्वायर फिट बैठने वाला चीज देखते तो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे तो स्क्वायर दिख नहीं रहा। अब अगर आप फोर्थ फॉर्मूला पे आते हो तो ई बेस होना चाहिए, ई की तो अपनी स्पेशलिटी है, यहाँ पे क्या है, बेस होना चाहिए ए का मतलब है अ नंबर, ए का मतलब यहाँ पे ए इज नॉट अ फंक्शन, ए इज अ नंबर, इट्स अ कांस्टेंट, जबकि 3 में क्या है, बेस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड पावर इज अ नंबर, जबकि फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 में पावर में वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से यू विल फिगर आउट कि फॉर्मूला 4 और फॉर्मूला 5 नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। तो आपने फॉर्मूला नंबर 3 लगाया, वहां से आपने पहले इसको x मानकर डिफरेंशिएट किया, और जिसको भी x अज्यूम करोगे उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था। पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से
अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो हमारे पास क्या था यार, हमारे पास था y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स दिया हुआ था। अब आप बताओ कि यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे मेन फंक्शन है साइन, है ना, साइन के अंदर ही कोई चीज हो रही है, पीछे वाले में जैसे स्क्वायर के अंदर बेस में कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन थे, तो यहाँ पे भी अलग एक्सप्रेशन साइन के अंदर है, साइन के आर्ग्यूमेंट में। तो आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको पहले इसको x मान लेना चाहिए। आप अगर इसको x मानोगे तो पहले dy by dx कैलकुलेट किया तो आप लिखोगे cos of x, आप लिखोगे cos of x, लेकिन ये आपका x है नहीं, तो you will have to differentiate it one, ये आपका अभी x है नहीं, आपने इसको x assume करके ddx और sin x लगाया है, तो इसलिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो नाउ लेट मी राइट डाउन द वैल्यू। अगर हम cos of x की बात करें, cos of जो कैपिटल x लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा cos of log x। अब आएंगे ddx ऑफ कैपिटल x है log x, तो कहीं ना कहीं अब log x का डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो देखिए ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम आंसर मिला था, यहाँ पे आपको सेम आंसर मिला था, राइट। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ यू विल बी एबल टू डेवलप दिस। बेस्ट थिंग होगा आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए, लेवल 1 कम से कम पूरा कर दीजिए, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। रीजन बिकॉज चेन रूल अब आपको यहाँ से अगले 15-16 क्लासेस तक कंटिन्यूअसली ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगते हुए दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम अगले क्लास में भी चेन रूल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगा, उसके डाउट डिस्कशन होंगे तो वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। तो रितेश, निखिल एंड सौरभ, डरना बिल्कुल नहीं आता है, अब आपको यहाँ पे मेहनत करने का टाइम आ गया है, बाकियों के मुकाबले आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो चेन रूल पे पकड़ आ जाए। ट्रस्ट मी, चेन रूल पे पकड़ आ गया ना तो आगे की जो एक्सरसाइजेस है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आगे जो भी मिलेंगे वहां पे आपको बहुत कम दिक्कत होने वाली है, और ये बाकी सबके लिए भी है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है शायद चेन रूल आता है, बट फिजिक्स में जो आप चेन रूल करते हो थोड़ा सा हाई लेवल पे नहीं होगा, यहाँ पे आप हाई लेवल क्वेश्चन भी कर रहे होगे, तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इवन इंटीग्रेशन अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन में भी चेन रूल लगता है, तो सिर्फ 15-16 क्लासेस तो आराम से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? सारे ना हो गया है तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा काम दूंगा, उसको आप सॉल्व कीजिएगा एंड देन वी विल डिस्कस योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे, ठीक है। चलिए फिर आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।